हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ऑफ द सेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट्स एंड डिफरेंट केमिकल्स को डिस्कस करेंगे, है ना। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों का ये चैप्टर 2 जो है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एक्टिविटी 2.11 को डिस्कस नहीं किया था, तो पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्ट स्टार्ट करेंगे एंड इस कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से केमिकल्स को बनाया जा सकता है, उस बारे में भी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है, टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 2.2। यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है 2.2 में जो टेबल दिया हुआ है, इसमें जो डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसके पीएच वैल्यूज को टेस्ट करना है पीएच पेपर से, एंड उसके बाद आपको इसमें रिकॉर्ड पुट अप करना है। ठीक है, उसके बाद इस पीएच के बेसिस पे आपको बताना है कि इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो फर्स्ट है सलाइवा बिफोर मील। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है एंड स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, तो इसका जो पीएच रेंज होता है ना वो 6.8 से लेकर के 7.4 तक होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ओके, सलाइवा आफ्टर मील, इसका पीएच वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, 5.8 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका पीएच वैल्यू 5.8 होता है। लेमन जूस 2.2 होता है इसका वैल्यू। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, इसका वैल्यू जो होता है, इसका जो पीएच रेंज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4 होता है। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटली 4 होता है। कैरोट जूस, इसका ये स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका पीएच रेंज होता है, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू इसकी होती है 6.0। ठीक है, कॉफी ये भी एसिडिक है तो इसका भी पीएच वैल्यू होता है 4.5। ओके, टोमेटो जूस, इसका भी 4.3 होता है, ये भी एसिडिक है। टैप वाटर, इसका पीएच वैल्यू वैरी करता रहता है ना, तो 6.5 से लेकर के 8.5 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। सो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर हम वैरिड लिखेंगे, क्योंकि कब ये एसिडिक होगा और कब ये बेसिक होगा ये वैरी करता रहता है। ठीक है, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है, आपको पता है ना। तो बेस का क्या होगा पीएच वैल्यू, 7 से ज्यादा होगी, राइट। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ओके, तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 14 होता है। ठीक है, 14। और 1 HCl, ये मोस्ट एसिडिक होता है, इसका पीएच रेंज होता है 0.1 से लेकर के 1.2 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने टेबल मेंशन कर दिया है, यहाँ पे कुछ पीएच दिए हुए हैं। सलाइवा बिफोर मील, इसका कलर पीएच पेपर पे ग्रीन होगा, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू होगी 6.8 से लेकर के 7.4 तक, स्लाइटली एसिडिक और बेसिक होगा। सलाइवा आफ्टर मील, इसका जो कलर होगा पीएच पेपर पे वो येलोविश ग्रीन होगा, हल्का ग्रीन कलर का। ठीक है, रेंज होगा 5.8 एंड ये भी एसिडिक है। लेमन जूस येलोविश ऑरेंज कलर देता है, पीएच वैल्यू होती है 2.2, ये भी एसिडिक है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक जो होता है उसका पीएच पेपर पे येलो कलर आता है एंड पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 होती है, ये भी एसिडिक है। कैरोट जूस येलोविश ग्रीन, 6.0 पीएच वैल्यू एंड एसिडिक। कॉफी भी येलो कलर देता है, 4.5 से लेकर के 5.0 तक इसका पीएच वैल्यू हो सकता है एंड ये भी एसिडिक है। टोमेटो जूस दिस इज आल्सो एसिडिक, पीएच वैल्यू होती है 4.3। ठीक है, टैप वाटर ग्रीन कलर देता है क्योंकि ये 6.5 से लेकर के 8.5 तक इसका पीएच वैल्यू होता है, यानी कि 7 के आसपास, है ना। तो 7 के आसपास जिसका भी पीएच रेंज होगा वो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। और ग्रीन से जितना ही हम एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है, जितना ही हम एसिड की तरफ बढ़ते हैं, ग्रीन से कलर येलो होगा, येलो से ऑरेंज होगा और ऑरेंज से रेड होगा। और इस 7 से अगर हम राइट साइड में बढ़ते हैं, बेसिसिटी की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक सब्सटेंस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, है ना, तो इसका जो कलर होता है वो डार्क होता जाता है। ग्रीन से ब्लू होगा, ब्लू से इंडिगो कलर होगा और इंडिगो से और भी डार्क कलर हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मोस्ट बेसिक बेस है जिसका पीएच वैल्यू होता है 14, तो इसका कलर हमें क्या मिलेगा, डार्क ब्लू। और HCl जो कि एक एसिड है ना, तो इसका जो पीएच पेपर पे कलर मिलता है हमें रेड मिलेगा, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू होती है 0 से 1.0 तक। ठीक है, यही HCl हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी रिलीज होता है, जिसका पीएच वैल्यू होता है 1.2। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही थी ये एक्टिविटी।
अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? आप लोगों ने सॉल्ट तो बहुत सुना होगा, तो आपके मन में आ रहा होगा कि जो हम अपने घरों में, जो हम अपने किचन में, जो हम अपने डेली मील में जो यूज करते हैं, दैट इज सॉल्ट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही सॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। वो सॉल्ट है एडिबल है, ईटेबल है, उसे हम खा सकते हैं, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस कॉमन सॉल्ट के अलावा भी ऐसे सॉल्ट, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो कि बीटर होते हैं, जिसे हम यूज नहीं कर सकते, जिसे हम ईट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं। तो सॉल्ट है क्या? तो जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ मिलकर के रिएक्ट करता है और ये अपने आयंस देता है एंड ये भी अपने आयन डिसोशिएट करता है, और इन दोनों के आयंस आपस में आयनाइज होकर के एक कंपाउंड बनाते हैं वाटर के साथ, है ना। वाटर के साथ एक कंपाउंड बनाते हैं, उसी कंपाउंड को कहा जाता है सॉल्ट, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयन से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड होता है। सॉल्ट जो होते हैं वो आयन से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। एन आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। अनदर इसका डेफिनेशन हो सकता है कि एक ऐसा आयनिक कंपाउंड जो कि एसिड्स में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है बेस के मेटल से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि HCl ये एक एसिड है एंड NaOH ये एक बेस है, तो इसमें ये मेटल है, राइट, ये मेटल है एंड इसमें ये हाइड्रोजन एटम एसिड में दिया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है सोडियम से और बन जाता है NaCl, है ना। ये हाइड्रोजन एटम एसिड का रिप्लेस हो गया Na से, तो बन गया NaCl, ठीक है। एंड यहाँ पे OH रिलीज हो जाता है, ये हाइड्रोजन भी बाहर हो जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं H प्लस प्लस OH माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर के बना लेते हैं H2O। तो ये दोनों कंपाउंड हमें मिलता है, जिसमें ये एक वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये क्या है? यही है सॉल्ट, ठीक है। तो वही इस डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि एन आयनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एन एसिड बाय मेटल एटम्स फ्रॉम अ बेस। बेस के मेटल एटम से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एंड नया कंपाउंड बनता है, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। अब आइए समझते हैं फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की अपनी एक फैमिली होती है, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आयन। अब देखो, जैसे कि HCl प्लस NaOH, इसमें ये कटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनायन कहते हैं। उसी तरह से इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कटायन एंड OH अनायन, ओके। तो सॉल्ट इस एसिड से कटायन रिलीज हो जाता है एंड बेस से एनायन रिलीज हो जाता है, तो बच जाता है क्या? एसिड का एनायन, है ना, एनायन ऑफ एन एसिड एंड कटायन ऑफ अ बेस। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? NaCl। तो Na क्या है? ये एनायन है, किसका? कैटायन है, कैटायन ऑफ बेस, एंड Cl क्या है? एनायन, किसका? एसिड का। तो कैटायन ऑफ बेस एंड एनायन ऑफ एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सॉल्ट कहा जाता है, विच आर प्रेजेंट इन अ रिलेटिव अमाउंट, जो कि एक रिलेटिव अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 1 मोल HCl है, 1 मोल NaOH है, तो 1 मोल NaCl हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सॉल्ट्स जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे NaOH है, इसमें भी ये क्या है? कैटायन है एंड ये क्या है? एनायन है। तो क्या ये भी सॉल्ट है? तो बिल्कुल भी नहीं। सॉल्ट होने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम कैटायन में एटलीस्ट एक कैटायन ऐसा होना चाहिए जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन के अलावा हो, एंड अनायन में ऐसा होना चाहिए एक आयन जो OH माइनस आयन के अलावा कोई दूसरा एनायन हो। यहाँ पे OH माइनस है ना, इसके अलावा और कोई भी एनायन नहीं है, तो ये सॉल्ट नहीं होगा। ये क्या है? ये बेस है, ठीक है। NaCl, इसमें देखिए ये भी H प्लस आयन से डिफरेंट है और ये भी OH माइनस आयन से डिफरेंट है, तो ये सॉल्ट है ना। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट
इसमें देखिए ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव एन आयन है, इसमें कोई भी H प्लस आयन नहीं है या OH माइनस आयन नहीं है, दोनों डिफरेंट है ना। कैटायन भी H प्लस आयन से डिफरेंट है, एनायन भी OH माइनस आयन से डिफरेंट है, तो ये क्या है, ये भी सॉल्ट हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे NaHCO3, NaHCO3, अब यहाँ पे ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है, दोनों कैटायन है, लेकिन ये हाइड्रोजन तो है, इसके अलावा एक अनदर आयन भी है जो कि कैटायन है। तो हाइड्रोजन के अलावा डिफरेंट कोई एक कैटायन होना जरूरी है, तभी हम इसे कहेंगे सॉल्ट, है ना। अगर ये सिर्फ HCO3 होता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैटायन है और वो क्या है, H प्लस है, तो ये सॉल्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे H के अलावा H प्लस आयन के अलावा भी सोडियम आयन है यहाँ पे प्रेजेंट, जो कि हाइड्रोजन आयन से डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट नहीं होगा, ये क्या है, एसिड है, ठीक है। इसी तरह से लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, अब यहाँ पे देखो OH माइनस आयन है, लेकिन इसके अलावा एक अनदर एन आयन भी प्रेजेंट है, Cl2 माइनस, क्लोरीन एन आयन प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा एक अनदर एन आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन ना हो, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ये दोनों हैं कंपाउंड में, लेकिन इसके अलावा भी कोई एन आयन या कैटायन प्रेजेंट है तो भी वो सॉल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ NaCl इन दोनों में एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन है तो सिर्फ यही सॉल्ट होगा, नहीं, यहाँ पे दो एन आयन है, एक कैटायन है, इसमें से एक OH माइनस आयन है, फिर भी ये सॉल्ट है, ठीक है। शर्त क्या है कि कम से कम एक एन आयन है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन से अलग होना चाहिए, और एक H प्लस आयन ऐसा हो जो कि एक कैटायन ऐसा हो जो कि H प्लस आयन से डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। अब आइए हम समझते हैं इसके फैमिलीज। तो सॉल्ट की अपनी अपनी एक फैमिली होती है। अब जैसे कि कोई भी दो सॉल्ट है, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 एंड NaCl, तो अब देखो यहाँ पे ये भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, तो जब किसी भी सॉल्ट के कैटायन या एनायन सिमिलर हो, एक दूसरे से मैच कर रहे हो, तो उसे एक कैटेगरी समझा जाता है, उसे एक फैमिली समझा जाता है। जैसे कि Na2SO4 और NaCl, इसमें सोडियम आयन दोनों में मैच कर रहा है, तो ये दोनों किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, सोडियम सॉल्ट, इट्स अ फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, ठीक है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट Na2SO4, ये दोनों में सल्फेट आयन दोनों में मैच कर रहा है, तो ये हो गया सल्फेट फैमिली, ठीक है, इसे हम कहेंगे सल्फेट सॉल्ट। उसी तरह से KCl एंड NaCl, इसमें क्लोराइड आयन दोनों में मैच कर रहा है, तो ये हो गया क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। तो जब किसी सॉल्ट पे उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स एक दूसरे से सेम होते हैं तो हम उसे उसकी फैमिली से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl Na2SO4, ये दोनों सोडियम सॉल्ट की फैमिली हो गई। उसी तरह से आप KNO3 KCl, ये दोनों पोटेशियम, इन दोनों में पोटेशियम आयन मैच कर रहा है, तो ये हो गया पोटेशियम सॉल्ट की फैमिली, है ना। इसी तरह से यहाँ पे Na2SO4 NaCl, ये दोनों सोडियम सॉल्ट की फैमिली हो गई। Na2SO4 CuSO4 FeSO4, इन सभी में सल्फेट मैच कर रहा है, तो ये हो गया सल्फेट सॉल्ट, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सॉल्ट दिए गए हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड। उसके बाद ये सॉल्ट किस एसिड एंड बेस से मिलकर के बने हुए हैं वो आइडेंटिफाई करना है। देन सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव, और उसके बाद क्या करना है, हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट, और उसके बाद आपको इसकी फैमिली में कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट KNO3 K2SO4, है ना। पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, K2SO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। एक लाइन छोड़ा क्या मैंने, हाँ एक लाइन छोड़ दिया मैंने। एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट
SO4, ठीक है। तो अब देखिए ये सल्फेट है, ये भी सल्फेट, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, ये सभी सल्फेट सॉल्ट्स हैं, है ना, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम सल्फेट, तो ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब हो गया सोडियम सॉल्ट की फैमिली, है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन कर दिया है। लुक एट दिस, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसमें कौन कौन से, अच्छा अब बताना है हमें क्या, एसिड्स एंड बेसिस, इसमें कौन कौन से एसिड्स और बेस मिलकर के बने हुए हैं। तो K2SO4, इसमें H2SO4 और KOH मिला हुआ है, एंड KOH, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 2K हो गया और सल्फेट, तो यही जो 2K है ना वो हो जाता है K2SO4, ओके। तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। इसी तरह से Na2SO4, इसमें H2SO4 एंड NaOH बेस एडेड है, इन दोनों के रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ पे देखो H2SO4 प्लस NaOH, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए, इसलिए 2 NaOH होगा। 2 NaOH होने की वजह से ये हो जाता है Na2SO4, ठीक है। इसी तरह से H2SO4 CaCO3 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे गलत हो गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोक्साइड है, 2 हाइड्रोजन दोनों रिप्लेस हो गया, बच गया क्या, CaSO4, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड इन दोनों को हटा देना है, बाकी जो बच गया उसको लिख देना है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है, 1 OH माइनस दिया हुआ है, तो हम पहले इसे 2 करेंगे एंड देन हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि मैंने इसमें लिखा, जैसे कि हमने इसमें लिखा, ओके। मैग्नीशियम सल्फेट H2SO4, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 OH माइनस है, दोनों से दोनों कैंसिल, बच गया क्या, MgSO4। H2SO4, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों कैंसिल, बच गया क्या, CuSO4। HCl, 1 हाइड्रोजन है, 1 OH माइनस, दोनों कैंसिल, बच गया क्या, NaCl, ठीक है। इसी तरह से H से OH कैंसिल, NaNO3। H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिंगल है, तो इसे हम डबल करेंगे, 2 NaOH, देन क्या लिखेंगे, Na2, ये जो 2 है ना इसको हम इसके साथ लिख देते हैं, मेटल के साथ लिख देंगे, Na2CO3, ओके। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों कैंसिल हो गया, बच गया क्या, NH4Cl। तो इस तरह से एसिड एंड बेस को आपस में हम रिएक्ट करा करके सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी गिवन एसिड एंड बेस से आप सॉल्ट का फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट को उनके पीएच वैल्यूज के बेसिस पे, उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे कि वो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं या बेसिक होते हैं, 3 कैटेगरी में इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। एंड अब आप जानते हैं कि न्यूट्रल कब कहा जाता है, जब इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। एसिडिक कब कहेंगे, जब पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। बेसिक कब कहते हैं, जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है ना। जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी देन इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, तो देखिए अब जैसे कि यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, इधर से भी कोई खींच रहा है और इधर से भी कोई बंदा खींच रहा है, तो अगर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट का, अगर इधर भी जो बंदा है उसका वेट 50 न्यूटन की का फोर्स लगा रहा है और इधर जो बंदा है वो भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो आप बताओ कि रस्सी किसकी तरफ खींचेगी, किसी की तरफ भी नहीं खींचेगी, यानी कि बैलेंस्ड होगी, है ना। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि रस्सी न्यूट्रल है, ठीक है। अगर इधर ज्यादा ताकतवर इंसान है, अगर ज्यादा स्ट्रांग है ना, मान लेते हैं कि अगर इधर ज्यादा स्ट्रांग है तो रस्सी किसकी तरफ खींचेगी, इसकी तरफ खींचेगी, राइट। और अगर वीक होगा, अगर इस साइड में कोई स्ट्रांग बंदा है, तब रस्सी किसकी तरफ खींचेगी, इसकी तरफ खींचेगी। तो दैट मीन्स कि जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा उसी की तरफ रस्सी खींचेगी। ठीक उसी तरह से होता है सॉल्ट में, एक होता है स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड या वीक एसिड, एंड इधर भी है स्ट्रांग बेस एंड स्ट्रांग एसिड, और सॉरी वीक एसिड बेस, वीक बेस, ओके।
तो अगर इधर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इधर से भी स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली हरा देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और अगर इस साइड से स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट कर रहा है और इधर से कोई वीक बेस, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो किसका इफेक्ट दिखेगा सॉल्ट पे? स्ट्रॉन्ग एसिड का। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा ताकतवर है और ये कमज़ोर है ना। तो ये इसको इजीली डोमिनेट कर देता है और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड या बेस? एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट किसका बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर इधर से वीक एसिड एक्ट कर रहा है और इधर से स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट कर रहा है तो सॉल्ट किसका बनेगा? बेस का बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसी का सॉल्ट बनता है, ठीक है। अगर दोनों तरफ से सेम कंडीशन है, अगर इधर से भी स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट कर रहे हैं और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर वीक एसिड है, वीक बेस है, यानी दोनों इक्वली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। जहाँ पे हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन दोनों का कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है। ये एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड बेस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस कंडीशन में कौन सा सॉल्ट बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट में अगर हम कोई लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। क्यों? ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई भी न्यूट्रल वाटर है, अगर है ना, डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम लिटमस पेपर अगर डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। ठीक उसी तरह से न्यूट्रल सॉल्ट का भी pH कितना होता है? 7 होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, यहाँ पे देखिए NaCl, HCl एंड NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों स्ट्रॉन्ग आपस में जब कंबाइन होंगे, जब आपस में न्यूट्रलाइज होंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। KCl, यहाँ पे HCl प्लस KOH, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे न्यूट्रल सॉल्ट। NO3, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में क्या मिल रहा है? HNO3, तो HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों आपस में कंबाइन होकर के बना रहे हैं NO3, NaNO3, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। ठीक उसी तरह से सोडियम सल्फेट, यहाँ पे भी NaOH प्लस H2SO4, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaOH भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? Na2SO4, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल सॉल्ट के। नाउ व्हाई न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड? तो इसका क्या रीज़न होगा? जैसा कि मैंने बताया कि जब इक्वली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, या वीक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं वीक बेस से, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। ड्यू टू दिस न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिडिक सॉल्ट। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से वीक बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट किसका बनता है? एसिड्स का, क्योंकि एसिड का इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? बेस H प्लस आयन को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट में H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन रह जाता है एंड हेंस ये एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। इसमें थोड़ी सी एसिडिटी रह जाती है, ओके। ऐसे सॉल्ट में जब हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। फॉर एग्जांपल NH4 नेक्स्ट आ जाता है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट अच्छा क्यों बनता है? यहाँ पे मैंने कंडीशन बता दी है। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ वीक बेस, द बेस इज अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड। ये फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ बेसिक सॉल्ट, जब कोई वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो एसिड जो है बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये वीक है एंड हेंस बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का सॉल्ट बनेगा, ये याद रखना है बस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे OH माइनस आयन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हो पाता है बेस से, जिसकी वजह से बेसिक सॉल्ट बनता है। जैसे कि CH3COONA, यहाँ पे देखिए CH3COOH एसिडिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये
वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है? क्योंकि इसका ये वाला H प्लस आयन तो डिसोशिएट हो जाता है, लेकिन ये जो H प्लस आयन है ये डिसोशिएट नहीं होता है, इसलिए ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करता है, पूरी तरह से ये बेस को रिप्लेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है CH3COONA। ओके, अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये तो पॉजिटिव आयन है तो हम बाद में क्यों लिखते हैं? हमेशा तो कटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है। तो ये एक्चुअली COH ग्रुप जो है ना उसकी वजह से होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की वजह से इससे इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये अभी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ओके, उसी तरह से होता है NaHCO3। अब बेसिक सॉल्ट क्यों बनता है? तो जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड पूरी तरह से बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट जहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होता है, सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसका pH क्या होगा? pH 7 होगा, बिकॉज न्यूट्रल सॉल्ट है। दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन एंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एसिडिक सॉल्ट में इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, किसका? तो यहाँ पे एसिड्स का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा बाई बेस, और यहाँ पे बेसिक सॉल्ट में इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है किसका? बेस का। यानी कुछ ना कुछ OH माइनस यहाँ पे रह जाता है और इसमें कुछ ना कुछ H प्लस आयन रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक इक्वल एसिड बेस होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, pH वैल्यू 7 से कम होगी। वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बेस का बनेगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। एंड वीक एसिड और वीक बेस दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब इन्हीं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बेसिस पे एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें कहा जा रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स। यहाँ पे कुछ सॉल्ट सैंपल्स दिए हुए हैं, इन्हें कलेक्ट करना है एंड देन चेक देयर सॉल्युबिलिटी, और इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना है कि ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल हैं या नहीं है। ओके, उसके बाद चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशंस ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग अ pH पेपर। pH पेपर से इसका pH फाइंड करना है। विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ये बताना है। टाइप्स किस टाइप के सॉल्ट हैं ये बताना है। एंड देन आइडेंटिफाई करना है कि हर सॉल्ट में इस यहाँ पे जो सॉल्ट गिवन है उसमें कौन से एसिड्स और बेस यूज किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये तो आप सभी को पता है, ये किससे बनता है? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस मिला हुआ है एंड HCl। ठीक है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसलिए इसका pH क्या होगा? 7 के आसपास होगा। राइट, दूसरा है यहाँ पे क्या? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें KOH बेस है एंड हाइड्रोजन नाइट्रेट है ना, HNO3। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के कौन सा सॉल्ट बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो इसका pH क्या होगा? pH 7 होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसे लिस्ट आउट कर दिया है। लुक एट दिस, सोडियम क्लोराइड NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, इसमें NaOH बेस यूज किया गया है एंड HCl एसिड यूज किए गए हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है, KOH एंड HNO3 यहाँ पे एसिड बेस यूज किए गए हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज किया गया है एंड एसिड HCl यूज किए गए हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये एसिड और बेस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, जो कैटायन दिया हुआ होता है वो बेस से लिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एन एसिड एंड कैटायन ऑफ अ बेस। ठीक है, क्योंकि बेस जो होता है ये OH माइनस रिलीज करता है एंड एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो कैटायन अपना खो देता है तो इसके पास क्या बच गया? एनायन बच गया, और बेस एनायन लूज कर देता है तो इसके पास कैटायन बच जाएगा। तो कैटायन को बिकॉज पहले लिखा जाता है, इसलिए जो पहले लिखा हुआ है उससे आपको बेस बनाना है। तो सोडियम है तो सोडियम से कौन सा बेस बन सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड फेमस बेस है ना। यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेना है। जिंक है तो जिंक हाइड्रोक्साइड। कॉपर है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड। CH3COO ये एसिड का पार्ट है, ये बेस का पार्ट है। Na तो Na से NOH हो जाएगा। यहाँ पे भी सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद एसिड क्लोराइड बच गया तो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देना, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाइट्रेट तो हाइड्रोजन नाइट्रेट।
HCl, SO4 दिया हुआ है तो SO4 वाला कौन सा सॉल्ट होता है, H2SO4 हो जाएगा, है ना। SO4 है तो H2SO4, CH3COO है तो CH3COH हो जाएगा। CO3 कार्बोनेट दिया हुआ है तो कार्बोनिक एसिड बनेगा इससे, H2CO3। ठीक है, तो इस तरह से बेस एंड एसिड को आपको पहचान लेना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम टाइप भी डिस्टिंग्विश कर लेंगे, कि कौन सा किस टाइप का सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट है, ये सारे के सारे न्यूट्रल सॉल्ट हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वीक बेस दिया हुआ है कॉपर हाइड्रोक्साइड, बाकी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए गए हैं। और एसिड्स में ये तीनों वीक एसिड्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ ये वीक है। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या सॉल्ट बनेगा, एसिडिक बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, ये है ना। इन सभी में दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बन रहा है। यहाँ पे ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे कि चाहे कोई भी सॉल्ट हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, जैसे कि ये इनऑर्गेनिक बेस से मिल करके बन रहा है ना यहाँ पे, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो या ऑर्गेनिक सॉल्ट है, सारे के सारे सॉल्ट, ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 के अराउंड होता है ना। यानी कि 7 से थोड़ा सा नीचे जाएगा और 7 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बस ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। आप कह सकते हो कि 6 से लेकर के 8 के बीच ही सॉल्ट का पीएच रेंज होता है। ठीक है, तो ये आपको इस एक्टिविटी से यही कंक्लूजन निकलता है। अब आइए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कॉमन सॉल्ट, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, तो कौन सा सॉल्ट होता है, वो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। ये किस तरह से बनता है, आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, इन दोनों से मिलकर के बनता है NaCl। ठीक है, ये हमारे फूड में हमेशा यूज़ होता है, फ्लेवर इन्हांसर के रूप में यूज़ होता है और प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पिकल वगैरह में डाला जाता है सॉल्ट, जो कि इसे लंबे समय तक अच्छा बनाए रखता है ना। तो ये एक प्रिजर्वेशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। एंड वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में इसे खाने की चीज़ों में यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, फ्लेवर इन्हांसर के रूप में यूज़ किया जाता है। यही रीज़न है कि इस सॉल्ट को कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये डिफरेंट केमिकल्स को बनाने में एक रॉ मटेरियल की तरह भी काम आता है ना, रॉ मटेरियल की तरह भी फंक्शन करता है। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसे कि सोडा, कॉस्टिक सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा वगैरह, ये सभी NaCl सोडियम क्लोराइड के यूज से ही बनता है। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जब सॉल्ट में पानी मिला हुआ हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ब्राइन कहेंगे, है ना। अब आपने एक और नाम सुना होगा, रॉक साल्ट, जिसे हम कहते हैं सेंधा नमक, है ना। ये कुछ रेड कलर का दिखता है, इसे हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये किस तरह से बनता है, तो एक्चुअली में बहुत पुराने जमाने के जो सीज हुआ करते थे ना, वो जब ड्राई हो गए तो वहाँ पे एक लेयर बन गई, सॉल्ट की एक लेयर बन गई, जिसे कहा जाता है रॉक सॉल्ट। इसी डिपॉजिट से, सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट से रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। ये भी ध्यान में रखना है ना, कि इस सॉल्ट में, रॉक सॉल्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। एंड बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाईगॉन एजेस ड्राइड अप। जब बहुत पुराने ज़माने की जो सीज हुआ करती थी वो जब ड्राई हो गई तो वहाँ पे एक लेयर बन गई, एक बेड्स की तरह बन गया सॉल्ट का, जिसे रॉक सॉल्ट कहा जाता है। वहीं से रॉक सॉल्ट की खुदाई होती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोयलों को खदानों में से खोदा जाता है ना, वैसे ही रॉक सॉल्ट को भी खोद करके निकाला जाता है कोयले की तरह। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड को एज अ
प्रिकर्सर के रूप में हम यूज करके कौन कौन से केमिकल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली 4 टाइप्स के केमिकल्स को डिस्कस करना है यहाँ पे। कॉस्टिक सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं और हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप सभी के घर में यूज भी होता होगा, है ना। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो ये 4 तरह के केमिकल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, इनके प्रिपरेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है, इसके यूजेस को देखेंगे एंड इसके साथ साथ हम लोग इसके केमिकल फॉर्मूला को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्टिक सोडा से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक ऑक्सीडाइजर की तरह काम आता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। अब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ये किस तरह से प्राप्त होता है, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। इसी एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन को यानी कि NaCl को वाटर के साथ मिक्स करके जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है यानी कि इसका ब्रेक डाउन किया जाता है, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कॉशन बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत ही एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए बहुत ही एहतियात से हमें इसका फॉर्मेशन करना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड ये जिस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो होता है क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन से लिया गया है क्लोर, ठीक है, क्लोरीन से क्लोर लिया गया है एंड एल्कली जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस दोनों को मिला करके इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब आइए प्रिपरेशन देख लेते हैं एक बार। तो लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड ये एक इस तरह का सेटअप है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एनोड एंड कैथोड, एनोड पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद इस तरह से इसमें सॉल्यूशन डाला जाता है NaCl प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, NaCl प्लस H2O, ये सॉल्यूशन डाल दिया गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही प्रोवाइड की जाती है ये जो सॉल्यूशन है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी हीट रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट इनमें से जो आयंस है वो डिसोशिएट हो जाते हैं, है ना, आयंस का ब्रेकडाउन हो जाता है, आयन सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो निगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं एंड जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। इस तरह से एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी तरफ निगेटिव चार्ज वाले आयंस डिसोशिएट होते हैं, इसलिए हमें क्लोरीन जो है वो एनोड पे मिलता है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलती है, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्लोरीन गैस भी मिलती है एंड हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स का अपना अपना यूज है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया प्रिपरेशन, इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का भी प्रिपरेशन इसी के साथ साथ हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो आपको यूज के साथ साथ आपको ये वाली स्लाइड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं वो भी याद रखना है और यूजेस भी याद रखना है, ठीक है। तो एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन में रहता है, ठीक है। अब क्लोरीन गैस का यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है, PVC पॉलीविनाइल जो पाइप्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी क्लोरीन को यूज़ करते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के फॉर्मेशन में भी क्लोरीन का
यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स बनाने में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो कि हम अभी देखेंगे। उस ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में भी क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्मेशन में भी। ओके, हाइड्रोजन गैस यूज एज अ फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। मैर्करीन एंड अमोनिया के फॉर्मेशन में भी इसका, फर्टिलाइजर के लिए जो अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है उसमें भी हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिग्रीजिंग मेटल्स को डिग्रीज करने में यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीच, इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये हो गए इनके प्रोडक्ट्स के यूज, और प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिलता है तो वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आइए हम नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स अ पेल येलोविश पाउडर, पेल येलोविश कलर का होता है विद ओवर पावरिंग क्लोरीन ओडर। इसको खोलते हैं, इसकी जब पैकेट आप खोलोगे ना तो इसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। वो किसकी स्मेल होती है? क्लोरीन गैस की स्मेल आती है, ठीक है। उसमें क्लोरीन गैस की स्मेल आती है, जैसे ही खोलोगे आपको एक बहुत अजीब सी स्मेल निकलती है, ठीक है। तो ये क्लोरीन गैस होती है। अब ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? तो अभी हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन देखा उसमें क्लोरीन गैस भी बनी, तो उस क्लोरीन गैस को इसमें इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, उस ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराया जाता है, क्लोरीन को पास कराया जाता है एंड एज अ रिजल्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ में वाटर भी रिलीज होती है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोरीन रिलीज करता है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का तो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इस ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ जब मिलाया जाता है, जब हम अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालते हैं तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लीचिंग एक्शन के लिए। यानी कि किसी भी सरफेस पे अगर दाग धब्बा लगा हुआ है तो उसको क्लीन करने में, उसको ब्लीच करने में यही क्लोरीन अपना रोल प्ले करती है। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस पास कराने पर, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन एंड लिनन के जो क्लॉथ्स होते हैं उनकी ब्लीचिंग करने में इनका यूज़ किया जाता है। वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प बनाने में इसका, वुड पल्प को ब्लीच करने में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग, वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में धोए हुए कपड़ों की ब्लीचिंग करने में यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, एज वेल एज इसका डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए। तो ये हो गए इसके यूजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। देखिए 4 तरह के केमिकल्स हैं, है ना, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड एक और कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये 4 तरह के केमिकल है ना, इसका प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूजेज, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, HCO3 को ही बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। इट्स अ वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस। बेकिंग सोडा आप सभी ने देखा होगा, बेकिंग पाउडर कैसा होता है, वाइट होता है ना। तो ये बेकिंग सोडा जो है वाइट क्रिस्टलिन होता है, ये क्रिस्टल्स होता है, वाइट क्रिस्टल्स। क्यों होता है अभी आपको आगे पता चलेगा। इसका टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी होता है। इट्स अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, नॉन कोरोसिव होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। बेकिंग सोडा, ये बहुत सारे टेस्टी पकौड़े जब हम बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं जिससे कि वो क्रिस्पी बनता है ना। एंड जब कभी भी किसी चीज़ को फास्टर बनाना हो, फास्टर कुकिंग के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं, ओके। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? तो जब सोडियम क्लोराइड के कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को और अमोनिया, है ना, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ब्राइन, जब ब्राइन को
कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें दो कंपाउंड मिलते हैं, एक मिलता है हमें अमोनियम क्लोराइड एंड दूसरा मिलता है हमें बेकिंग सोडा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन कहो या ब्राइन कहिए, दोनों सेम थिंग है। ठीक है, तो ब्राइन को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ब्राइन एंड अमोनिया के साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है एंड दिस इज बेकिंग सोडा। ठीक है, अब जब इसी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं, जब हम इसी में हीट अप्लाई करते हैं तो इसका डिसोसिएशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है तब हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं केक वगैरह को स्पंजी बनाने में, उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। यानी कि बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं और वही बेकिंग सोडा से उस केक में सॉफ्टनेस आती है। वो किस वजह से आती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब इसे पकाया जाता है, गर्म किया जाता है तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और उसमें स्पंजनेस, उसमें सॉफ्टनेस आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सोडियम कार्बोनेट बना ना, ये कैसा सोडियम कार्बोनेट है, ड्राई है, इसमें वाटर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सोडियम कार्बोनेट को, ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मिला है, इसे कहा जाता है सोडा ऐश। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है, सोडा ऐश। इसे कहते हैं सोडा ऐश या एनहाइड्रस, जिसमें वाटर नहीं है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके यूजेस की बात करें तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है हम अभी देखेंगे। एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। याद है हम चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो अपच हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो बहुत सारा एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है। HCl कुछ हाई अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बर्न करने लगता है। तो उसे कम करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। उस एंटासिड्स में क्या होता है, यही बेकिंग सोडा यूज़ होता है। ओके, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है, जो कि हमारे टूथ को प्लेक फ्री करता है। उसके अलावा सिल्वर के बने हुए ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। एज वेल एज केक और ब्रेड को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं बेकिंग सोडा के। अब आइए हम देखते हैं कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा के साथ जब कोई एडिबल एसिड यानी कि ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, कोई भी वीक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, उन एसिड्स को जब मिला दिया जाता है बेकिंग सोडा के साथ ना, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे कुकिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं, जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जाहिर सी बात है जब हम इसे कुकिंग में यूज़ करेंगे तो ये गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो ये डिसोसिएट हो जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, जिसकी वजह से बीटरनेस आ जाती है फूड में। ठीक है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारे खाने को तीता बना सकता है, बीटर बना सकता है। इसीलिए बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड या कोई भी माइल्ड एसिड मिला करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जो कि हमारे कुकिंग में इस्तेमाल होता है। ओके, टार्टरिक एसिड करता क्या है, ये हेल्प करता है उस बीटर टेस्ट को रिमूव करने में, जो कि सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से बेकिंग सोडा में होता है। इस टेस्ट को रिमूव करने का काम करता है एसिड। ठीक है, अब देखिए, अब इस बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं या इसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, इसके साथ यहाँ पे कोई एसिड है जैसे कि टार्टरिक एसिड, मान लेते हैं टार्टरिक एसिड है। इन दोनों के साथ आपस में रिएक्शन हुआ, जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, और साथ ही साथ में सोडियम सॉल्ट भी रिलीज होता है। तो ये कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं लास्ट केमिकल को, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। अभी आपने देखा कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को
हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, बट वो एनहाइड्रस होता है, ड्राई होता है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O। ये क्या है ये अभी आप समझेंगे। ये भी बेसिक सॉल्ट होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। इसका भी प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस से होता है। किस तरह से होता है, तो बेकिंग सोडा को हमने हीट किया, ये बनाया सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट बना है ना, ये पहले वाली रिएक्शन है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट मिला वो ड्राई होता है, जिसे हम कहते हैं सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अगेन अब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, यानी कि इसको पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। ओके, सो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डन विच गिव्स वॉशिंग सोडा। इस सोडियम कार्बोनेट को हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमें ये जो कंपाउंड मिला वो क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 10 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, इसकी वजह से इसे नाम दिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, डेका मतलब 10। ठीक है, अगर 2H2O होगा तो हम बोलेंगे इसे क्या, बाई हाइड्रेट। अगर 5H2O रहेगा तो हम बोलेंगे पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे इस हाइड्रोजन इस वाटर का नाम दिया जाता है हाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, बाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, इस तरह से। ओके, अब ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं वो अब आइए देखते हैं। इसे हम कहते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की वजह से यहाँ पे ये अटैच्ड होता है। इसका मतलब होता है कि इस सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड है, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझने से पहले वॉशिंग सोडा के यूजेस को जान लेते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि परमानेंट सॉफ्टनिंग लाने के लिए, वाटर में परमानेंट सॉफ्टनिंग लाने के लिए यूज किया जाता है। डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। एंड इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट पाउडर एंड सोप, जो हम यूज करते हैं कपड़े वगैरह धोने में, जो साबुन वगैरह यूज किए करते हैं, वो इसी वॉशिंग सोडा से बनाया जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ साल्ट, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि अभी आपने देखा कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, तब वो कहलाता है वॉशिंग सोडा, है ना। तो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, उसी वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एंड इस तरह के सॉल्ट को हम या तो हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं या सॉल्ट क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच थे इसके साथ। तो ये फेरस सल्फेट सॉल्ट है, इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो हम इसे क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल कहेंगे या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कहेंगे। हाइड्रेटेड यानी कि नमी युक्त, मॉइस्टेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4 + 5H2O, तो इसका नाम, केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल है ये, इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, अच्छा, उसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है कि इसका कलर कैसा होता है। तो जैसे ही हम देखिए, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है वो होता है ब्लू। जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, इसमें से ये ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। 5H2O जो अटैच्ड है उसकी वजह से इस कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। तो जैसे ही हम इसमें से गर्म करते हैं, जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, इसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाहर वेपराइज हो जाते हैं और इसका कलर, ब्लू कलर जो है वो गायब हो जाता है। अब ये हो जाता है कलरलेस। ठीक है, तो ये हो जाता है वाइट।
डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया? तो इसमें जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, वही वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। उसके बाद क्या करना है? ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। अब इसके बाद हीट करने के बाद जो ये कॉपर सल्फेट बचा, अब उसमें फिर से पानी डालना है और ऑब्जर्व करना है कि इसका जो ब्लू कलर था क्या वो फिर से वापस हो जाता है, फिर से रीस्टोर हो जाता है, या ये वाइट ही रहता है। तो आप जैसे ही इसमें पानी ऐड करोगे आप पाओगे कि इसका कलर फिर से ब्लू हो जाता है। दैट मीन्स क्या कि पानी की मौजूदगी की वजह से इसका कलर ब्लू होता है, जैसे ही पानी रिमूव होता है ये वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। यही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब आइए लास्ट टॉपिक हम लोग आज का समझते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी ने नाम सुना होगा। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि बैंडेज वगैरह में प्लास्टर में यूज़ किया जाता है या किसी भी मॉडल वगैरह को बनाने में यूज़ किया जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो हेमी हो जाएगा, ठीक है, 1/2 यानी कि हेमी, आधा, ठीक है। अब यहाँ पे हेमी का क्या मतलब है? यानी कि 2 कैल्शियम सल्फेट के 2 यूनिट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे हाफ H2O लिखा जाता है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, जो कि होगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम इसे गर्म करते हैं, है ना, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ओके, जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, और सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाता है, एंड तब इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगेन जब हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिला देते हैं तो फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इसी जिप्सम की वजह से इसमें हार्डनेस आती है। जैसे कि कोई वाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, उसे हमने पानी में मिक्स किया और उसे हमने इस प्लास्टर के लिए अप्लाई किया। जब हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसको पानी में मिला करके प्लास्टर किया जाता है, जो कि इसे हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या रिएक्शन हो रहा है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को जब हमने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया, मिक्स किया, तो ये बन जाता है जिप्सम। ये है जिप्सम का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर होते हैं, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगेन जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ओके, इसका यूज़ क्या होता है? फ्रैक्चर्ड बोन को अपनी जगह पे वापस लाने के लिए इसे प्लास्टर के रूप में इसे यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर मेकिंग मॉडल्स, फॉर मेकिंग मटेरियल्स, फॉर डेकोरेशन के लिए जो भी मटेरियल्स बनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, आपने देखा होगा कि जब फर्श को फिनिशिंग होती है, जब फर्श की फिनिशिंग होती है तो उसे स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए भी जो वाइट कलर के सब्सटेंस की यूज़ किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को में पानी डालते हैं वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर से बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसमें नमी लगेगी वो सेट हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? तो आंसर क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट्स विद मॉइस्चर टू फॉर्म जिप्सम एंड सेट्स टू अ हार्ड मास, सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। सेकंड क्वेश्चन कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट से जब जिप्सम का फॉर्मेशन हुआ था तो वो पेरिस के पास में ही हुआ था, इसलिए तभी से इसे कहा जाने लगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट फ्रॉम द अबंडेंट जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहेंगे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ
वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसे हम कहेंगे हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट फ्रॉम द एबंडेंट जिप्सम इज फाउंड नियर पेरिस। पेरिस के पास ही इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।